हाँ जी बच्चों, आज हम समझेंगे शेयर मार्केट में कैसे डीलिंग होती है, पहले कैसे होती थी और अब कैसे होती है। बच्चों शेयर मार्केट में क्या होता था पहले, अगर आपको थोड़ा पहले की जानने जरूरी है। 90s से पहले क्या होता था, 95 से पहले क्या होता था। 95 से पहले फिजिकल ट्रेडिंग होती थी। अगर आपको जानना है तो आप एक वेब सीरीज़ है हर्षद मेहता द 992 स्कैम, आप वो देखिए, उससे आपको पता चलेगा पहले हमारी ट्रेडिंग कैसे होती थी। पहले हमारे क्या होता था, आपका जैसे फिजिकल स्टॉक एक्सचेंज होती थी, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने सबने सुनी होगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हर जगह, हर स्टेट में फिजिकल स्टॉक एक्सचेंज होती थी। वहाँ पे जो फिजिकल स्टॉक एक्सचेंज होता था उसका वहाँ पे फ्लोर होता था जहाँ पे ट्रेडिंग होती थी, फिजिकल ट्रेडिंग होती थी। जो लोग सिर्फ ट्रेडिंग वही कर सकते थे जो लोग उस स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स हैं वही लोग कर सकते थे। उनके वो लोग अपॉइंट करते थे जॉबर्स, जो फ्लोर पे जाते थे। जॉबर्स वो लोग होते थे जो लोग फ्लोर पे जाते थे और वो कहते थे हाँ जी हम, जो लोग खरीद, जो कुछ जॉबर्स होते थे जो शेयर ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रोकर बेच रहे होते थे, और कुछ जॉबर्स होते थे जो खरीद रहे होते थे। तो वो जोर जोर से चिल्लाते थे, हाँ जी हम रिलायंस बेच रहे हैं, 100 रिलायंस के शेयर बेच रहे हैं, हम शेयर बेच रहे हैं 50 का 50 का 50 का। और दूसरा सामने वाला कह रहा होता था हाँ ठीक है मैं खरीदूंगा 48 का 48 का 48 का। तो अल्टीमेटली जहाँ पे प्राइस सेटल होता था वहाँ पे एक दूसरे के एक्सचेंज कर लेते थे वो जॉबर्स ऑन द बिहाफ। वो जॉबर्स काम कर रहे होते थे किसके बिहाफ पे, ब्रोकर्स के बिहाफ पे। आप अगर इसका देखना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी सीरीज आई हुई है हर्षद मेहता 1992 स्कैम, आप वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पे फिजिकल ट्रेडिंग कैसे होती थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो मैंने बताया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक जो जगह होती थी उसे बोलते थे फ्लोर। वहाँ पे सारे जॉबर्स आते थे, जॉबर्स जॉब कर रहे होते थे ऑब्वियसली ऑन द बिहाफ ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी होती थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। वहाँ पे आके वो चिल्लाते थे कि हाँ जी हमारे पास ये शेयर खरीद रहे, हम बेच रहे हैं रिलायंस का 200 कहते हैं, टाटा का 50 जिसको खरीदना होता था वो कहता था हम तो इतना खरीदेंगे। अल्टीमेटली जहाँ पे एक दूसरे का मैच होता था वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि ये जो फिजिकल ट्रेडिंग थी, अल्टीमेटली इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे। जैसे आप उसके अंदर भी देखोगे एक स्कैम है, हर्षद मेहता ने एक स्कैम किया था। तो उस स्कैम्स के चक्कर में और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपडेट हो गई। तो जो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपडेट हो गई तो अब जो है 95 के बाद सारा स्टॉक एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड हो गई। अब कोई फ्लोर पे ट्रेडिंग नहीं होती, अब सब जो भी ट्रेडिंग होती है वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक जो स्टॉक एक्सचेंज जो ऑपरेट करती हैं वो कैसे करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के थ्रू ऑपरेट करती है। तो ये सारा जो कैसे ये सिस्टम ऑपरेट करता है हमें ये पूरा समझना है कि अब जो है क्योंकि फिजिकल ट्रेडिंग के काफ़ी डिसएडवांटेज भी थे। तो अब ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया, ये हम इसके में समझेंगे कि ये क्यों ज़रूरत थी कि अब पहले सारा फिजिकल जो भी शेयर खरीदे बेचे जाते थे फिजिकल में दिया जाता था, कि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट पास ऑन होते थे इन्वेस्टर एक बंदे से दूसरे बंदे को, और कैश ट्रांसफर होता था। तो अब जो है सारा डीमैट सिस्टम फॉलो हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज में सारा इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड हो गया है। ये हम सिस्टम समझेंगे कि अभी यहाँ पे किस तरह से क्या हुआ। क्या होता था कि पहले सबके पास शेयर्स होते थे। पहले हम इसको पूरा सिस्टम समझेंगे कैसे ही कन्वर्ट हुआ, उससे आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। देखो जो पहले जो आपका एक तरह से ना, आप एक बात हो, हम पहले हम समझेंगे कैश सिस्टम और बैंक सिस्टम। कैश सिस्टम और बैंक सिस्टम क्या है, देखो अगर हमारे पास बैंक ना हो तो क्या होगा, सारा कैश सिस्टम जो नोट जो होते हैं क्या होते हैं, नकली फोर्ज नोट, नकली नोट होते हैं, है ना, बड़ा दिक्कत है। बोले कैश सिस्टम इज बैंक सिस्टम बेटर है कैश सिस्टम से, लेकिन लोग तब भी कैश सिस्टम पे क्यों अडोप्ट, कैश सिस्टम से बैंक सिस्टम पे क्यों गए। देखो कैश जो है नकली नोट आते हैं, बड़ा दिक्कत होती है। बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा बेटर क्यों है कैश सिस्टम में, मैं वो बता रहा हूँ। वही एडवांटेज डिसएडवांटेज आपकी क्या कहते हैं फिजिकल ट्रेडिंग की और उसकी है। अगर मैं बात करूं कि भैया कैश सिस्टम में अगर हम कैश में डील करते हैं तो बड़ा खतरा है। क्या खतरा है बेटा, कैश आपका जो नकली नोट हो सकते हैं, फिर उसके बाद नकली नोट में कुछ कटे फटे नोट हो सकते हैं, कहते हैं टोर्न नोट्स हो सकते हैं, खराब नोट हो सकते हैं। मतलब कई लोग कहते हैं ये खराब नोट है आप दूसरा नोट दे दीजिए। फिर बच्चों फोर नोट के अलावा इसके अलावा आपके जो कैश है वो चोरी हो सकता है, थेफ्ट हो सकती है, ये भी डर है। उसे भैया संभाल के रखना पड़ेगा, कोई चोरी ना करके ले जाए। तो फोर्ज नोट, टोर्न नोट्स, थेफ्ट नोट, तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा
तो मतलब नकली नोट नोट लेके अगर हम बैंकिंग सिस्टम से सारा ये जो हम लेन देन करते हैं, अगर हम बैंकिंग या ऑनलाइन सिस्टम से डील करें, जैसे पेटीएम आ गया है, आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड आ गया है, या फिर एनईएफटी आरटीजीएस आ गया, तो उससे क्या फ़ायदा है कि कोई चक्कर ही नहीं, कोई नकली नोट का चक्कर ही नहीं, नो फोर्ज नोट। अगर हम बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें तो कोई नकली नोट नहीं, कोई फोर्ज नोट नहीं, तोड़ नोट, कोई कटे फटे नोट नहीं, ठीक है ना। और थेफ्ट का भी कोई चक्कर नहीं। बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है आपका क्या है, कैश आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ा हुआ है, बैंक कह रहा है कि हाँ आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कैश और बैंक से, अगर हम कहीं कैश की जगह बैंक या ऑनलाइन सिस्टम फॉलो करें तो हमारे ये फायदे हैं कि ना तो कोई फोर्ज नोट करेगा, ना ही कोई टोन नोट, कोई कटे फटे नोट होंगे, और ना ही कोई चोरी कर सकता है। अब जो शेयर मार्केट में भी कुछ यही चक्कर था। शेयर मार्केट में जो आपके क्या होता था कि जो फिजिकल मार्केट में शेयर खरीदे बेचे जाते थे, क्या होता था, एक था केतन पारेख, उसने नकली शेयर सर्टिफिकेट बेच दिए थे, तो एक स्कैम हुआ था कि नकली शेयर वेयर कुछ नहीं थे, उनके नकली शेयर सर्टिफिकेट थे, वो उसने बेच दिए थे। वो हालांकि शेयर सर्टिफिकेट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, डिवेंचर खरीदते हो, तो आपको जो कंपनी इशू करती है वो शेयर सर्टिफिकेट इशू करती थी। तो वो शेयर सर्टिफिकेट नकली शेयर सर्टिफिकेट थे, उसने केतन मेहता ने आगे बेच दिए थे, तो ये एक स्कैम हो गया था कि भाई नकली शेयर सर्टिफिकेट बेच दिया। तो यहाँ पे भी बेटा जो फिजिकल, अगर हम बात करें कि फिजिकल ट्रेडिंग जब होती थी तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही थी, बिल्कुल वही चीज़, फेक शेयर सर्टिफिकेट बेच दिए जाते थे, जिसके वजह से स्कैम हो रहे थे कि भैया उनके पास कोई ऐसा किसी के पास शेयर है ही नहीं और वो बंदा बेच रहा था। फिर उसके बाद कई भाई जैसे पुराने शेयर सर्टिफिकेट कंपनी ने पुराने इशू किए थे, किसी बच्चे ने उसको गलती से थोड़ा सा फाड़ दिया या थोड़ी सब्जी गिर गई, तो इस तरह से जो शेयर सर्टिफिकेट थे वो थोड़े से फटे हुए थे, टोन थे, या फिर कुछ खराब थे, जो बिक नहीं पाते थे, टोन थे, या फिर कुछ खराब हो गए तो वो दिक्कत आती थी, या फिर किसी के चोरी हो गए हैं तो वो कैसे बेचे अपने शेयर्स, उसके शेयर्स थे लेकिन वो शेयर सर्टिफिकेट मान लो कुछ खराब चोरी हो गए तो वो ये कैसे बेचे, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सारा क्या कर दिया गया बच्चों कि शेयर सर्टिफिकेट की हम फिजिकल रखें क्यों, फायदा ही नहीं है रखने का। जैसे आप कैश, हम सिस्टम चल रहा है हमारे देश में, लेकिन हम कहते हैं ऑनलाइन सिस्टम पे ही गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। इसी तरह सारा 95 इंडिया एक सबसे पहले फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था, जो सारा क्या हो गया, एक तरह से इंडिया ने एक बैंक खोल दिया। जो बैंक किस चीज़ का है, जैसे बैंक में हम वैसे नॉर्मल बैंक किस चीज़ का होता है, नॉर्मल बैंक किस चीज़ का होता है बच्चों, जिसमें हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं, जिसमें आपका अकाउंट होता है और आप पैसे डिपॉजिट कराते हो। वैसे हम देखें बैंक के जो हमारे नोट्स होते हैं उसमें एक यूनिक नंबर होता है, हम देखें नोटों पे एक नंबर होता है, लेकिन जब आप बैंक में आप नोट डाल देते हो वो नंबर आप पहचान नहीं पाते हो, ये आपका नोट है, वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चला जाता है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे शेयर मार्केट में भी ना एक बैंक खोला गया, जिसे बोला जाता है बैंक किस चीज़ का है, वो शेयर्स का है, जहाँ पे आप अपने शेयर्स किस फॉर्म में रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो। जैसे कैश है, आप कैश बैंक में चला जाता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चला जाता है, आपके स्टेटमेंट मिल जाती है कि आपके बैंक में इतना पैसा जमा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी आप क्या खोला गया, एक बैंक खोला गया जिसे हम बोलते हैं डिपॉजिटरी। ये डिपॉजिटरी क्या है बच्चों, ये एक ऐसा बैंक है जो आपके शेयर्स रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि आप इन्हें अपने शेयर्स दे देते हैं। जैसे आप बैंक में आप कैश दे देते हैं तो आपके अकाउंट में आ जाता है कि हाँ जी आपका पैसा हमारे पास इतना डिपॉजिट है। तो इसी तरह ये डिपॉजिटरी एक तरह का बैंक है, लेकिन ये बैंक स्पेशल बैंक है जहाँ पे आप शेयर्स जमा कराते हैं। क्या जमा कराते हैं बच्चों, शेयर्स जमा कराते हैं। तो इस इंडिया में 2 बैंक है ऐसे जहाँ पे आप शेयर्स जमा करा सकते हैं और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे कि आपके अकाउंट में इतने शेयर्स पड़े हैं। एक है बच्चों NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये सबसे बड़ा एक तरह से इंडिया में बैंक है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग जमा कराते हैं। और एक CDSL है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा डिपॉजिटरी क्या है, पूछा जाता है डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी एक तरह का इट इज अ काइंड ऑफ बैंक कह सकते हो जहाँ पे आप लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रख सकते हो। जैसे आप अपना मनी बैंक में कैश जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो, बैंक में जमा कराते हो तो आपका पैसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चला जाता है। आपका पैसा एक तरह से आप कहते हो हाँ हमारे पास मनी है 10 लाख रुपीज़ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। बैंक में जो पैसा जमा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। इसी तरह यहाँ पे डिपॉजिटरी एक तरह का बैंक है जहाँ पे आपने शेयर डिपॉजिट कराते हो, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चले जाते हैं। अब जो होता क्या है, अगर आपको डिपॉजिट, आपको इसमें क्या सिस्टम है, कैसे यहाँ पे आपको शेयर्स डिपॉजिट कराने और आपका शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेंगे। बस आपका एक
अकाउंट होगा और उसके अंदर आपका ये रह जाएगा कि आपने के अकाउंट में इन कंपनीज के शेयर जमा है। जिस तरह आप बैंक में आपको पासबुक मिलती है, इस तरह ये भी आपको स्टेटमेंट देते हैं। जब बैंक में आप पैसे मंगाते हो, बैंक आपको एक पासबुक बना के देता है और उसके अंदर लिखता है कि आपने इस दिन इतना जमा करा है, इस दिन इतना जमा करा है। इसी तरह इस डिपॉजिटरी में भी, सिस्टम में भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक अकाउंट खुल जाता है और उनकी हर स्टेटमेंट आपको मिलती रहती है। उसके अंदर बताया जाता है कि आपके इतने शेयर आपने जमा कराए, आपको आपके इतने बेच दिया, आपके प्लस हो गए इतने शेयर, इतने माइनस हो गए। जैसे आप किसी को पेमेंट करते हो बैंक से, तो उसके अंदर से आपके अकाउंट से कट जाती है और जब आपको कोई पेमेंट रिसीव होती है तो उसके अकाउंट में जुड़ जाती है। इसलिए डिपॉजिटरी में भी आपका अकाउंट होता है जो अंदर शेयर, लेकिन शेयर्स का अकाउंट है। शेयर्स जैसे आपके पास आपने खरीदे तो आपके अकाउंट में प्लस हो जाते हैं, अगर आपने कोई बेचे तो आपके अकाउंट में माइनस हो जाते हैं। अभी डिपॉजिटरी सिस्टम में NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिट सिक्योरिटी लिमिटेड में अकाउंट कैसे खुलाया जाता है। आप डायरेक्टली अकाउंट नहीं खुला सकते। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। पहले एक होता है बच्चों डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इनके थ्रू इन्वेस्टर अकाउंट खोल सकते हैं डिपॉजिटरी में। और ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ये थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल्स इनसे अटैच हुए होते हैं, थ्रू ऑब्वियसली थ्रू सैटेलाइट सिस्टम एंड थ्रू नेटवर्क जो इंटरनेट कनेक्शन है। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते कौन है, ये बड़े बड़े ये वो लोग होते हैं, शेयर ब्रोकर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस में स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। ये वो, या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन बन सकता है, आप कहते हैं स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंजेस में आपके कहते हैं मेंबर्स होते हैं वो बन सकते हैं, या बड़े बड़े बैंक्स भी कह सकते हो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे कैनरा बैंक और बड़े बड़े बैंक है ICICI बैंक, IDFC बैंक, ये बन सकते हैं। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एक तरह से ये सारे एक तरह ब्रोकर ही होते हैं बच्चों, जो आजकल इनको अलाउड है ट्रेडिंग करना। यानी आप इनके थ्रू आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, स्टॉक ब्रोकर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नोट, NBFCs। NBFC जैसे मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट के आगे मुथूट फाइनेंस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। अब जो यहाँ पे क्या है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या तो मैंने बताया स्टॉक ब्रोकर होते हैं, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC होते हैं। ये एक तरह से इनके यहाँ पे डिपॉजिटरी के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इनके रजिस्टर होते हैं यहाँ पे कि आप एक तरह ये एजेंट होते हैं इनके डिपॉजिटरी के। तो अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर्स है, स्मॉल इन्वेस्टर्स है, मैं हूँ, मैं अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में डील करना चाहता हूँ और मेरे पास बहुत सारे, मैंने जब पुराने टाइम पे जब शेयर सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो अगर मान लो दे आर डिफरेंट इन्वेस्टर्स, सबसे पहले जो जितने भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर 1 2 3, उनको सिलेक्ट करना होगा कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करना होता है कि मुझे किस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू अपने अकाउंट खुलवाना है। यानी आपको एक तरह से ये एजेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन डिपॉजिटरी के, इन बैंक्स के, जो शेयर बैंक कह लो आप इनको, शेयर बैंक के, जिसे हम शेयर बैंक को डिपॉजिटरी बोलते हैं, ये इनके एजेंट होते हैं। आपको इन्वेस्टर्स को क्या करना पड़ेगा, इनके पास पहले जाना पड़ेगा, स्टॉक ब्रोकर के पास, बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, NBFC के, इनमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर 1 है, उसने सिलेक्ट किया कोई भी बैंक सिलेक्ट कर लिया, मान लो या स्टॉक ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया, इनमें से कुछ भी सिलेक्ट किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट कर लिया, कुछ भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, कोई स्टॉक ब्रोकर सिलेक्ट कर लेता है, कोई बैंक, जो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई NBFC सिलेक्ट कर लेता है, और ये इनके पास जाता है और इनके पास कहता है कि मेरा आप अकाउंट खुलवा दीजिए डिपॉजिटरी के पास, जो कि जिसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। यानी डिपॉजिटरी के पास आप क्या खोलते हैं, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पे आपके शेयर्स, मतलब कि जो शेयर्स का अकाउंट होता है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो उसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। तो पहले इन्वेस्टर को इन ब्रोकर्स के पास जाना होगा और रिक्वेस्ट करनी होगी कि मेरा आप एक तो ट्रेडिंग अकाउंट खोल दीजिए अपने पास, जिस ट्रेडिंग अकाउंट होता है जहाँ पे वो शेयर्स खरीदेगा बेचेगा, और एक डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए जहाँ पे मैं अपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकूँ। डिपॉजिटरी के पास मेरा इलेक्ट्रॉनिक डीमैट अकाउंट खुला दीजिए जहाँ पे मेरे शेयर्स रहेंगे डीमैट फॉर्म में। जैसे अगर पैसा बैंक में रहता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इस तरह यहाँ पे शेयर्स रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को सबसे पहले यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना होता है, कुछ एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है और उसको कहना होता है कि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट इनके पास ही खुलता है। वो एक तरह से उनको एक तरह ट्रेडिंग अकाउंट खुलाने से इनको इन्वेस्टर पावर दे रहा है कि आप मेरे बिहाफ पे शेयर खरीदिए या बेचिए थ्रू इन स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स जो है क्योंकि शेयर खरीदे बेचे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू,
स्टॉक एक्सचेंज मान लीजिए आपकी है स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक एक्सचेंज पे ये जो आपके सब ब्रोकर होते हैं और जो डिपॉजिट एक तरह स्टॉक एक्सचेंज में ये भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में परचेजिंग एंड सेल होता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर को इनके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है कि भैया जिसके थ्रू ये आपके वो इनको ऑर्डर्स, इन्वेस्टर इनको स्टॉक ब्रोकर वगैरह को ऑर्डर्स देते हैं कि प्लीज़ आप मेरे बिहाफ पे खरीदें और बेचें, और जब वो उसे बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, वो ट्रेडिंग अकाउंट को के थ्रू ये कहते हैं इन्वेस्टर्स इनको ऑर्डर दिया जाता है डिपॉजिटरी पार्टी को मेरे के लिए खरीद लो, तो डिपॉजिटरी पार्टी स्टॉक एक्सचेंज में इनके बिहाफ पे खरीद लेते हैं, फिर ये इन्वेस्टर कहते हैं मेरे बिहाफ पे बेच दो, तो वो ये इनको ऑर्डर देते हैं, ये डिपॉजिटरी पार्टी में स्टॉक एक्सचेंज में बेच देते हैं। लेकिन क्या कहते हैं बच्चों, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में से पहले खरीदने बेचने से पहले इनको अपने आजकल जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है वो जो स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो सिक्योरिटीज, तो आपको पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, यानी एक खुलवाना पड़ता है इन्वेस्टर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है इनके पास कि भैया हमारे भी यहाँ पे आप स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे। इसके अलावा इन्वेस्टर को इनको कहना होता है कि हमारे भी यहाँ पे एक डीमैट अकाउंट भी खोल दीजिए। डीमैट अकाउंट की भी रिक्वेस्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डिपॉजिटरी के पास जाती है, जो कि एक बैंक है जहाँ पे आपके शेयर रखे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब जो यहाँ पे क्या होता है, ये डिपॉजिटरी आपको क्या होता है, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स को अपने जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते हैं वो इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देने होते हैं, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उस बैंकों में जमा करवाता है। ये डिपॉजिटरी एक होता है जी आपका ट्रांसफर एजेंट। ट्रांसफर एजेंट क्या आप कह सकते हो, शेयर सर्टिफिकेट एजेंट, ये गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड है पर्सन, ठीक है। यहाँ पे आपके ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये इसके बाद सबका एक तरह शेयर ट्रांसफर एजेंट ये वो एक अथॉरिटी है जहाँ पे सारे शेयर्स का हिसाब रखा जाता है, किस कंपनी ने कितने शेयर इशू किए। जो कंपनी नई शेयर इशू करती है इसके थ्रू शेयर ट्रांसफरिंग एजेंट के थ्रू करती है या फिर ट्रांसफर एजेंट के थ्रू करती है। तो ये एक ऐसी है जो डिफरेंट कंपनीज है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, उन्होंने जो शेयर इन्होंने इशू कर रखे प्राइमरी मार्केट में इशू कर रखे हैं, रिलायंस हो गया, टाटा, जितनी भी कंपनीज है बच्चों, अदानी हो गए, जितनी भी कंपनीज है जो भी शेयर इशू करती है, इन ट्रांसफरिंग एजेंट को बताती है कि भाई हमने इतने शेयर इशू कर रखे हैं और हमारे शेयर किन किन शेयर होल्डर्स ने ले रखे हैं। तो इसके बाद सबका रिकॉर्ड होता है कंपनी ने कितने शेयर इशू कर रखे हैं, किस शेयर होल्डर को इशू कर रखे हैं, इसके बाद पूरा रिकॉर्ड होता है। तो क्या होता है कि पहले इन्वेस्टर जब डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, उन्हें इन्वेस्टर्स को पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देने होते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यहाँ पे एक तरह जैसे आप कैश जमा कराते हो, इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इनको शेयर सर्टिफिकेट देता है, और शेयर सर्टिफिकेट जो दिए जाते हैं वो अल्टीमेटली उनको बता दिया जाता है ट्रांसफर एजेंट को कि भैया अब हमारे पास जो इस मिस्टर रिलायंस के 1000 शेयर मिस्टर एक्स थे उन्होंने हमारे पास जमा करा दिए हैं और ये अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे। शेयर ट्रांसफर एजेंट का यही काम अपने रिकॉर्ड से मैच करेगा कि हाँ इसके पास है, उसके साइन वाइन देखेगा, हाँ भी उसने, क्योंकि एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसके अंदर लिखा होता है कि अब मेरे शेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट फॉर्म में रहे। जब वो कंफर्मेशन देता है कि हाँ भाई सही है, यही बंदा है जिसके शेयर है, तो ये यहाँ पे एक तरह से डीमैट अकाउंट खोल दिया जाता है। डीमैट अकाउंट बिल्कुल जैसे बैंक अकाउंट होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। शेयर ट्रांसफर एजेंट बताया था कि हाँ भाई इस कंपनी के शेयर इस बंदे के पास है, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप शेयर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इनके पास होंगे, यहाँ पे आपका जैसे आप कैश जमा करा देते हो बैंक में, बैंक के पास कैश हो जाता है और आपका एक एंट्री हो जाती है कि हाँ भी आपके पास पैसे पड़े हुए हैं। ऐसे यहाँ पे NSDL के बाद या CDSL के बाद आपको अकाउंट खुलवाना होता है। हर बंदे का अकाउंट इनके पास होता है, इन्वेस्टर 1 का उसका पूरा डिटेल होती है, इन्वेस्टर 2 की, इन्वेस्टर 3 की, इन्वेस्टर 4 की, इन्वेस्टर 5 की। इसी तरह जब जो शेयर उसके यानी कि ये इस तरह से आप अपने डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। आपको फिजिकल सर्टिफिकेट इनको दे देने होंगे और ये अपना कंफर्म करेंगे कि यही शेयर होल्डर है और फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाएगा। जस्ट लाइक बच्चों ये सिस्टम वही है जिस तरह आपने कैश बैंक में जमा करा दिया और आपका कैश इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक में पड़ा होता है, इसी तरह यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट भी बैंक में पड़े होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सिस्टम समझ आया होगा। जस्ट लाइक बैंकिंग सिस्टम है बच्चों, जैसे बैंक में आप कैश जमा करा देते हो और आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, आपके अकाउंट में लिखा जाता है कि आपके अकाउंट में इतने क्रेडिट कर दिए गए हैं, उसी तरह इन्वेस्टर को थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि एजेंट है एक तरह के डिपॉजिटरी के, या फिर एक तरह के आप कह लो सब ब्रोकर है, यहाँ पे आपको इनके थ्रू
एक तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस होगा कि आप शेयर, ट्रेडिंग अकाउंट होगा थ्रू कि आप स्टॉक एक्सचेंज में आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो थ्रू इन ब्रोकर्स के थ्रू या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। इसके अलावा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू आपको डिपॉजिटरी सिलेक्ट करना होगा और वहां पे डीमैट अकाउंट खुलाना होगा। डीमैट अकाउंट एक तरह का शेयर का बैंक अकाउंट है, वहां पे आपके शेयर्स पड़े हुए हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जब प्राइमरी मार्केट में जो शेयर इशू किए जाते हैं, सिंपल जब इन्वेस्टर कंपनीज को अप्लाई करता है तो बस इन्वेस्टर को ना जो अप्लाई करता है एप्लीकेशन फॉर्म में अपना डीमैट अकाउंट नंबर और आपका कहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट है, बस उतना वो नंबर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की डिटेल देनी होती है। आपके डीमैट अकाउंट में सीधा सीधा शेयर ट्रांसफर, कंपनी का जो शेयर ट्रांसफर एजेंट होता है वो सीधा आपके डीमैट अकाउंट में, जब प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू होते हैं सीधा आपके अकाउंट में वो शेयर आ जाते हैं। तो जस्ट लाइक जैसे आप मेरे को आजकल फीस कहीं मुझे फीस आ रही है, सीधा आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा रहे हैं, सीधा यहाँ पे भी यही होता है। कंपनीज के थ्रू कंपनी ने जब प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करती है और इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं तो बस एक अकाउंट नंबर दे, जैसे मैं आप मेरे फीस देते हो, मैं अपना अकाउंट नंबर बताता हूँ, आप मेरे अकाउंट में सीधा ऑनलाइन ट्रांसफर आ जाते हो। इसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में पहली बार अप्लाई कर रहे हो, प्राइमरी मार्केट में अप्लाई कर रहे हो तो कंपनीज जो शेयर इशू करेंगी, शेयर ट्रांसफर एजेंट सीधा आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। अब हम धीरे धीरे हम बताएंगे कि कैसे इन डीमैट अकाउंट के थ्रू आपकी और थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपकी डीलिंग होती है, वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। बस मैंने आपको अभी ये बताया कि अब क्या होता है, अब सारी सिस्टम जो पुराने जमाने का सिस्टम था फ्लोर पे नहीं होता, अब आपका सारा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी है, स्टॉक एक्सचेंज सब इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। सब जो सारे ब्रोकर्स है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जिसे आप ब्रोकर भी कह सकते हो, वो सब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कनेक्टेड है। अब आपको जो शेयर्स है वो कैसे रखने हैं, डीमैट फॉर्म में रखने हैं। कौन से बैंक, उस बैंक को क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी। यानी डिपॉजिटरी एक ऐसा है जो इसको बेनिफिशियल, इस डीमैट अकाउंट को बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि आपके बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि आपके बिहाफ पे, इन्वेस्टर के बिहाफ पे ये आपके शेयर सर्टिफिकेट होल्ड कर रहा है और आपका एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट खोल दिया गया है।